नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। सिर्फ 3 दिन पहले, महज 3 दिन पहले दिल्ली के रामलीला मैदान में जब विपक्ष ने अपनी ताकत दिखाई, अपनी सामूहिक ताकत दिखाई, एक मंच पर तमाम नेता आए। उसके 3 दिन बाद केरल के वायनाड में मंच पर खड़े नेताओं में से कई नेता आपस में गुत्थम गुत्था हो रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा जो इनकी कुश्ती का, मालूम नहीं नूरा कुश्ती असल कुश्ती है, ये जो कुश्ती हो रही है गठबंधन में, जो गांठें पड़ी हैं, उसमें कुश्ती का सबसे बड़ा केंद्र आज केरल का वायनाड लोकसभा क्षेत्र बनकर आया। यह वही लोकसभा क्षेत्र है जहां से राहुल गांधी 2019 में लोकसभा का चुनाव जीते थे और लोकसभा के अंदर उन्होंने एंट्री मारी थी क्योंकि अमेठी ने उनको रिजेक्ट कर दिया था। वायनाड ने सहारा नहीं दिया होता तो राहुल गांधी बीते 5 साल में सांसद भी नहीं होते, क्योंकि उनकी जो परंपरागत सीट थी अमेठी, वहां पर स्मृति ईरानी ने उन्हें चुनाव हरा दिया था। लेकिन वायनाड ने बचाया और एक बार फिर राहुल गांधी ने आज वायनाड से अपना पर्चा दाखिल कर दिया। लेकिन देखिए हो क्या रहा है इस देश में, और यह गजब राजनीति है। दिल्ली में मंच पर खड़े थे राहुल गांधी, और राहुल गांधी के साथ कौन थे? राहुल गांधी के साथ डी राजा थे। लेकिन वायनाड में वही डी राजा, उनकी पत्नी एनी राजा, राहुल गांधी के खिलाफ उन्होंने भी आज वायनाड से पर्चा भर दिया। और जानते हैं क्या कहकर पर्चा भरा? एनी राजा ने कहा कि राहुल गांधी को वायनाड जो है छोटा सा शब्द है, मलयालम का छोटा सा शब्द है, लेकिन इसके शब्द जो है छोटा सा शब्द भी उन्होंने संसद में एक बार भी नहीं लिया। तो यानी कि कांग्रेस की जो सहयोगी है, इंडी गठबंधन में जो सहयोगी है सीपीएम सीपीआई, उन्होंने केरल में राहुल गांधी के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। वो कहते हैं कि राहुल गांधी ने वायनाड के लिए कुछ काम नहीं किया। और यही आरोप तो राहुल गांधी पर अमेठी में भी लगते रहे, और अमेठी में भी राहुल गांधी इसीलिए चुनाव हारे थे। तो क्या अब सवाल यह है कि जो काम स्मृति ईरानी ने 2019 में अमेठी में किया, क्या एनी राजा वही काम वायनाड में करेंगी, या फिर कांग्रेस सीपीएम और सीपीआई को वहां शिकस्त देगी? यह सवाल आज सामने है। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। वायनाड दूसरा अमेठी ना बन जाए, ध्यान से सुनिएगा, वायनाड दूसरा अमेठी ना बन जाए जहां राहुल गांधी को एक महिला नेता से हार का सामना करना पड़ा था। इसलिए कांग्रेस ने सबके लिए दरवाजे खोल दिए हैं। और एसडीपीआई ये वो संगठन है जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई, जो बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, उसका पॉलिटिकल विंग है एसडीपीआई। कांग्रेस ने एसडीपीआई का भी समर्थन ले लिया है। एसडीपीआई के नेताओं ने खुलेआम कहा है कि हम कांग्रेस के लिए, राहुल गांधी के लिए सपोर्ट करेंगे, उनके लिए वोट करेंगे। और कांग्रेस के नेता यह कह रहे हैं कि हमारे लिए एक एक वोट कीमती है। तो फिर आज दो टूक में वायनाड की लड़ाई पर बात होगी, साथ साथ इस पर भी बात होगी दिल्ली में दोस्ती पर केरल में कुश्ती, क्या है माजरा। और दूसरी बात यह कि राहुल गांधी क्या सीट बचाने के लिए एक आतंकी संगठनों से जिनका जुड़ाव है, ऐसे संगठन का भी सपोर्ट लेने में हिचकिचा नहीं रहे। आखिर ये कौन सी राजनीति है? दो टूक में आज इन सब पे चर्चा करेंगे। इससे पहले कि आगे बढ़े, जरा पहले आपको दिखाता हूं कि जिस तरह से कांग्रेस और लेफ्ट के लोग गुत्थम गुत्था हो रहे हैं वायनाड में। जरा सुनिए एनी राजा और सीपीएम सीपीआई के बड़े नेता राहुल गांधी के लिए किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये वही राहुल गांधी हैं जिनके साथ रामलीला मैदान में एक मंच पर खड़े थे रविवार को। सुनिए जरा। ये जो लड़ाई है ये लोकतंत्र
और कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को बचाने की लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं, संविधान के लिए लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी और बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग संविधान को और लोकतंत्र को खत्म करने में लगे हुए हैं। In my this interaction with the people, what I understand is that people are really disappointed with the performance of the as you are saying sitting MB. I think with the interaction of the people, what I understand is that he has taken the people for granted. कांग्रेस पार्टी ये दावा कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो संयुक्त संघर्ष है उसका नेतृत्व वो कर रहे हैं। तो जो उनके सबसे बड़े नेता हैं वो केरला में क्यों चुनाव लड़ रहे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई है ही नहीं। उनको लड़ाई लड़नी चाहिए उत्तर प्रदेश से, जहां सबसे बड़ा गढ़ है भारतीय जनता पार्टी का, और वहां अगर वो परास्त करते हैं भारतीय जनता पार्टी के दिग्गजों को तो उसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। तो ये जो है उनको सोचना चाहिए कि वायनाड से लड़ करके वो क्या संदेश दे रहे हैं। तो आपने सुना, और जैसे कि मैंने बताया कि वायनाड में एक तो बड़ा फैक्टर यह है कि वहां पर गठबंधन में ही गांठें पड़ गई हैं और गठबंधन के घटक दल एक दूसरे से लड़ रहे हैं, और सीधे सीधे सुहासिनी अली जो पूर्व सांसद भी हैं, लेफ्ट की बड़ी नेता, वो कह रही है राहुल गांधी आखिर मैसेज क्या देना चाहते हैं वायनाड से लड़के। उनको तो बीजेपी से लड़ना है ना, तो बीजेपी से लड़ना है तो बीजेपी के गढ़ में जाके उनको चुनौती दें। लेकिन राहुल गांधी बीजेपी के गढ़ में चुनौती देने में क्या डर रहे हैं? क्या अमेठी में फिर से जाने में उन्हें डर लग रहा है? तमाम सवाल है जो आज उठेंगे इस दो टूक में। लेकिन उससे पहले एक और बात जो मैंने आपको कहा था उस विषय को भी समझ लीजिए, क्योंकि वायनाड से जुड़ा ये एक अहम विषय है। अहम विषय क्या है? एसडीपीआई की एंट्री हो गई है। अब तक ये कर्नाटक में था एसडीपीआई, लेकिन एसडीपीआई की एंट्री यहां पर वायनाड में भी हो गई है। दरअसल वायनाड में एसडीपीआई ने कांग्रेस का और राहुल गांधी का समर्थन करने का ऐलान किया है। यह वही एसडीपीआई है जो पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का इसका पॉलिटिकल विंग है, और यह वही पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है जिसके आतंकवादी समूहों से संबंधों के कारण जिस पर बैन लग चुका है, प्रतिबंध लग चुका है। यह वही पीएफआई है जिसने देश भर में दंगे करवाए थे। यह वही पीएफआई है जो 2047 तक भारत को इस्लामी देश, इस्लामी मुल्क बनाने का पूरा षड्यंत्र रच रही थी, साजिश कर रही थी। लेकिन अब इसी पीएफआई का पॉलिटिकल विंग राहुल गांधी के बचाव में आ गया वायनाड में, केरल में और साथ साथ कर्नाटक में। साफ तौर पर एसडीपीआई ने कहा है कि हम कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे। आपको यह भी बता दूं कि पिछली बार यानी 2019 के लोकसभा चुनाव में एसडीपीआई ने अपने 9 उम्मीदवार मैदान में उतारे थे लोकसभा चुनाव में, लेकिन इस बार एसडीपीआई ने कांग्रेस को वोट ट्रांसफर करने के लिए अपना एक भी उम्मीदवार नहीं उतारा। आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है, इसको भी समझना जरूरी है, और इस रिश्ते पर भी सवाल उठ रहे हैं। और इस सवालों को लेकर बीजेपी के जो वहां से उम्मीदवार है उन्होंने भी सवाल उठाया, और साथ साथ सवाल उठाया केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी। सुनिए जरा। बेंगलुरु में धमाके हो रहे हैं, और दूसरी ओर अभी मुझे खबर मिली कि कर्नाटक में एसडीपीआई ने कांग्रेस को समर्थन दिया है। अगर ये बात सही है तो कर्नाटक की जनता कांग्रेस की सरकार में सुरक्षित रह सकती है क्या? Yes, really shocking, the dangerous political move by Congress party, especially Rahul Gandhi and the UDF leaders from Kerala, the PFI, the banned terror organization, the PFI's political outfit, SDPI is openly supporting the Congress party, the UDF candidates in India. The PFI has been banned 1 year back. I would like to ask Mr. Rahul Gandhi ji, this is your national level policy? For vote bank, you are compromising the national interests. So Rahul Gandhi and Congress party is compromising national interests for vote bank politics to seek the support of the PFI. Is it right? I think Mr. Amit Shah has not heard the RSS functionary Mr. Satyajit Suratkal speak about SDPI. Very clearly,
Mr. Suratkal has told, SDPI and PFI and IS are all foster sons of BJP and RSS. They are the ones who breed them throughout the country. So I think probably Mr. Amit Shah should ask RSS on how HDPI works, how PFI works. I think that is, he will get a better answer there. With respect to law and order of Karnataka, everything is fine here. I request him to get rid of his security, experience Karnataka well, let him go around Karnataka, let him experience the great weather, the great mountains, the great beaches of Karnataka. Without security, he has nothing to fear from anybody except his own BJP workers who might hound him. चलिए, वायनाड को लेकर जो तमाम बवाल हो रहे हैं और वायनाड में पर्चा दाखिल करते ही जो तमाम सवाल हो रहे हैं उन सब पर चर्चा करेंगे। और आज मेरे साथ चार मेहमान आज की डिबेट में जुड़ रहे हैं। आइए चारों मेहमानों का एक एक करके परिचय करवा दूं। मेरे साथ शायना एनसी जुड़ चुकी हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हैं शायना एनसी। लोकेश जिंदल जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस समर्थक राजनीतिक विश्लेषक हैं। मेरे साथ इसके अलावा जुड़े हैं प्रेमनाथ राय, CPIM के नेता हैं प्रेमनाथ राय जी। और मेरे साथ किशोर थूपति जुड़े हैं। किशोर थूपति दरअसल जो हैं वो राजनीतिक विश्लेषक हैं और साउथ यानी दक्षिण की राजनीति पर उनकी खासी पकड़ है। चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। शुरुआत शायना एनसी आपसे करता हूं। शायना जी, ये बताइए कि इतना बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं SDPI को, लेकिन SDPI और PFI, ये ठीक है कि वो उसकी पॉलिटिकल विंग है, लेकिन अगर SDPI इतनी खतरनाक है तो फिर सवाल यह कि उस पर अभी तक प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया? अगर वो प्रतिबंधित नहीं है तो डेमोक्रेसी में तो किसी का भी सपोर्ट कर सकती है, किसी के लिए भी वोट का अपील कर सकती है। अशोक जी, आप एक बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार है। सबसे पहले ये विश्लेषण कीजिए कि राहुल गांधी जो एक भगोड़ा है, जिन्होंने अमेठी में वहां उनके क्षेत्र के वोटर्स के लिए कुछ नहीं किया, वहां से वो भाग निकल के आते हैं वायनाड। वायनाड को रिप्रेजेंट करना, संसद में बात करना, ये एक बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी होती है। यहाँ उन्होंने एक बार भी वायनाड का नाम तक नहीं लिया संसद में। और वहां दूसरे तरफ स्वयं उनके जो सो कॉल्ड समर्थक हैं, सभी पूछ रहे हैं सवाल कि ये राहुल गांधी जो वायनाड से अपने आप को वापस रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो उन्होंने SDPI का जो समर्थन लिया है, ये सोच के बाहर है। ये ना सिर्फ एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, हम सब जानते हैं कि किस परिप्रेक्ष्य में ये एक अपीजमेंट की राजनीति है। धर्मपेक्ष रहना एक चीज है, नेताओं के साथ संबंध रखना ये प्रजातंत्र लोकतंत्र में आप रख सकते हैं, लेकिन यहाँ खुले आम आप समर्थन एक टेरर आउटफिट से ले रहे हैं, जिनका सिर्फ हमने देखा है कि जो दंगे रहे हैं। और बार बार ये कहना कि देखिए संघ ने क्या कहा, मैं पूछती हूँ क्या आपको पता है कि स्वयं सेवक कितनों की बलिदान हुई है यहाँ? कहाँ? केरला में। केरल में जो बलिदान दिया है, वहां PFI का जो डायरेक्ट लिंक रहा है, जो आतंकवादी समूह के साथ आपका लिंक रहता है और आप उनका समर्थन ले रहे हैं। SDPI का समर्थन आपने कर्नाटका में लिया, आपने केरल में लिया, और आपने नेतृत्व के बारे में कोई सोच नहीं की। मैं मानती हूं कि अफसोस होता है राहुल गांधी के ऊपर, क्योंकि उनकी कोई सोच विचार नहीं है कोई भी क्षेत्र के लिए। आज वायनाड हो, कल अमेठी हो, परसों कहीं और हो, सब जगह से उनको नकारा गया है। और CPI हो, CPIM हो, कांग्रेस स्वयं अंदरूनी बातचीत जब होती है तो पता चलता है कि ये तो सिर्फ पैराशूट कैंडिडेट है, और पैराशूट से कैंडिडेट को 2024 में कदे स्वीकार नहीं करेंगे। अशोक जी, ओके, दोनों सवाल हैं और दोनों पर चर्चा होगी। राहुल गांधी अगर एक बार फिर वायनाड पहुंचे हैं तो आखिर लेफ्ट को ये पसंद क्यों नहीं आ रहा? लेफ्ट क्यों कह रहा है कि उन्होंने 5 साल तक जो वायनाड का सही रिप्रेजेंटेशन नहीं किया? और क्यों एनी राजा स्मृति ईरानी की तरह चाहती हैं कि वायनाड से राहुल गांधी हार जाएं? ये भी सवाल है। और दूसरी तरफ जो SDPI का जो समर्थन का विषय आया है, वो भी दोनों विषय हैं। लोकेश जिंदल, क्या लग रहा है कि जो एनी राजा हैं वो दूसरी स्मृति ईरानी बनने की ओर अग्रसर हैं?
एक बार फिर जो है राहुल गांधी अमेठी छोड़कर तो वायनाड गए। अब वायनाड में जो है एनी राजा उनको चुनौती दे रही हैं। लोकल लीडर है वहां की सीपीआई के बड़े नेता, कद्दावर नेता उनकी पत्नी है, और वो सीधा सीधा कह रही है राहुल गांधी ने एक बार भी वायनाड का नाम तक नहीं लिया। उनको रिप्रेजेंट करना तो बड़ी दूर की बात है। नमस्कार अशोक जी। जी अशोक जी, भगवान श्री कृष्ण ने भी मथुरा त्याग दी थी, द्वारका चले गए थे, अगर उन्हें धर्म की रक्षा करनी थी। तो अगर संविधान और लोकतंत्र के लिए राहुल गांधी जी अमेठी से वायनाड चले जाते हैं तो इसमें बुराई क्या है? पहले भी होता आया है, और मुझे ताजुब होता है। बुराई ये है कि आपने कोई भी क्षेत्र के लिए काम नहीं एक मिनट, किया। हाँ कोई उनको वो बोल ले फिर मैं आपको रिस्पॉन्ड करने का मौका दूंगा। हाँ लोकेश जी। जी, अमेठी हो, वाराणसी हो, वायनाड हो, कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी हो, प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूएंसी से केवल एक चुना हुआ व्यक्ति ही संसद में जाएगा। तो किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को ज्यादा महत्व देना और ये कह देना कि ये कॉन्स्टिट्यूएंसी महत्वपूर्ण है और दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी महत्वपूर्ण नहीं है, नहीं ये लोकतंत्र का मजाक है। नहीं लोकेश जी, एक बड़ा स्पष्ट, लोकेश जी एक मिनट, एक बड़ा स्पष्ट कर दें। मैं आप ही के पास आ रहा हूं, आप ही को पूरा बोलने का मौका दूंगा, लेकिन बड़े स्पष्ट कर दें। यहां पर ना तो शाइना जी ने, ना कोई भी वायनाड कोई कमतर है, अमेठी बढ़िया, ऐसा तो कोई कह ही नहीं रहा, ना किसी के कहने की सवाल है। हर कॉन्स्टिट्यूंसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, और भारत में जिस तरह से एक वोटर को एक वोट देने का अधिकार है, एक वयस्क नागरिक को, उसी तरह से एक कॉन्स्टिट्यूंसी को एक सांसद अपना रिप्रेजेंट करता है। सवाल यह भी नहीं है कि कोई आदमी कहां से लड़े। मैं ये सवाल, देखिए दो सवाल बड़े गहरे हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि जो रामलीला मैदान में राहुल गांधी के साथ हाथ पकड़ के खड़े थे, आप कह रहे हैं संविधान बचाने की लड़ाई है, वो भी तो संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं राहुल गांधी को अगर लड़ना है तो फिर वे बीजेपी को चुनौती देना। वो तो हमारे गढ़ से क्यों लड़ रहे हैं, अपने साथी से क्यों लड़ रहे हैं? वो जाए बीजेपी को चुनौती दे, बीजेपी के गढ़ में बीजेपी को जाके हराए। केरल में क्या करने आए हैं वो? ये आपके सहयोगी पूछ रहे हैं, ये शाना जी को छोड़ दीजिए, आपके सहयोगी पूछ रहे हैं। अशोक जी, क्या केरल में बीजेपी को चुनाव लड़ने के लिए मनाही है क्या? केरल में क्यों नहीं भाजपा आकर चुनाव लड़ लेती? लड़ रही है। हमारे बारे में अगर स्मृति ईरानी जी, मुझे मौका नहीं दे रहे हैं। एक मिनट रुकिए, उनकी बात पूरी हो जाए, मैं मौका दूंगा। रुकिए शायद, अगर स्मृति ईरानी जी को इतना ही भरोसा है तो आए वो केरल में और केरल में चुनाव लड़े। नहीं सुनिए, आप फिर डिबेट नहीं सुनिए, लोकेश जी आप विषय से घुमा रहे हैं। देखिए, स्मृति ईरानी ने नहीं कहा कि आप वायनाड, स्मृति ईरानी तो उनको चुनौती वहां दे रही हैं अमेठी में। और छोड़ दीजिए, स्मृति ईरानी को भी भूल जाइए, मैं कह रहा हूं एक मिनट, स्मृति ईरानी को भी भूल जाइए ना। लेकिन राहुल गांधी पर यह आरोप कौन लगा रहा है कि उन्होंने 5 साल में एक बार भी वायनाड का नाम नहीं लिया, क्योंकि शायद उनके कहने का मतलब होगा उनको मलयालम तक नहीं आती, और वो वायनाड से। और ये कौन कह रहा है? ये एनी राजा कह रही हैं, डी राजा कह रहे हैं, सुहासिनी अली कह रही हैं, आपके सहयोगी हैं, कांग्रेस के समर्थक है, कांग्रेस के साथ लड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक किस्सा बताता हूं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के वक्त चलिए, एक किस्सा हुआ था। वायनाड में एक परिवार के सदस्य की मृत्यु हो गई थी, एक हाथी ने हमला कर दिया था, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट था। और क्योंकि वो राहुल गांधी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात थी, उन्होंने बीच में, पूरी यात्रा के बीच में यात्रा रोककर वायनाड में गए और वो पूरे परिवार से मिले और सारी सहायता दी, और ये इंश्योर किया किसी भी प्रकार की, ये बार बार बीच में ना बोले। आप बोल लीजिए, उनको हैरानी हो रही है आपकी बात पे, आप बोल लीजिए, फिर वो रिस्पॉन्ड करेंगे। अशोक जी, अगर नेतृत्व इतना गहरा है और आम अपने जनता और वोटर्स के साथ में इतना कनेक्टेड है, मुझे समझ नहीं आता किस आधार के ऊपर इस तरह के लांछन लगाए जा रहे हैं। अब लांछन तो भगवान कृष्ण पे भी लगा था, मैं फिर से कहता हूं। तो जिनका काम है लांछन लगाने का, वे तो लगाते रहेंगे, लेकिन धर्म स्थापना के लिए जो संघर्ष राहुल गांधी जी ने छेड़ा है, ठीक है, उसमें पूरा देश उनके साथ है। और अवश्य ही वोटर्स वायनाड के भी जानते हैं कि असलियत क्या है, ठीक है, और किसे उन्हें सपोर्ट करना। ओके, शाइना जी रिस्पॉन्ड कीजिए, और उसके बाद प्रेमनाथ जी भी, क्योंकि जो लोकेश जिंदल जी कह रहे हैं कि भाई ये सब बेकार की बातें हैं, जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं उन आरोपों में दम नहीं, वो तो कनेक्टेड है वहां के लोगों से।
अपनी यात्रा छोड़कर गए, फिर भी जो है फिर जो है एनी राजा क्यों कह रही हैं कि उन्होंने एक बार भी नाम नहीं लिया? हाँ शाइना इनसे पहले आप और उसका प्रेमनाथ राय। अशोक जी, समझ में नहीं आता है कि हंसूं या कोई टिप्पणी करूं, क्योंकि राहुल गांधी जी जो सिर्फ फोटो ऑप्टिक्स और थिएट्रिक्स करते हैं, क्या बड़ी बात है कि हमारे यात्रा को छोड़ के अपने क्षेत्र में, आपके क्षेत्र में तो आपको चुना है तो आप क्षेत्र में नहीं जाएंगे तो क्या बड़ी बात है? ये आप टिप्पणी कर रहे हैं स्मृति ईरानी को बोलो वायनाड आए, वो क्यों आए? उन्होंने अमेठी में अपने लोगों के लिए काम किया है, जनता ने उनको स्वीकारा है, जनता ने उनको वोट दिया है, जनता ने ये पार्टी को फेंक दिया है, वहां से पूरे प्रदेश से फेंक दिया है। और क्यों? क्योंकि ये है पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस, जो आपकी नीति में या नियत में खोट है, जो आपकी सोच विचार में यही है कि हम यहाँ यात्रा करें, वहां जाएं, एक दलित परिवार के साथ एक फोटो ले, हमारे क्षेत्र में जाएं तो एक आध कार्यक्रम करें, इससे कुछ स्पष्ट नहीं होता है। ठीक है, स्पष्ट होता है जब जनता बाहर आके वोट करती है, जनता आपको स्वीकारे। नहीं, वायनाड में तो जनता ने स्वीकारा उनको, वायनाड में तो नहीं शाइना जी, वायनाड में तो जनता ने स्वीकारा ना। मेरी बात कैसे स्वीकारा? जो उनको ये नौबत आ गई है कि टेरर ऑर्गेनाइजेशंस का सपोर्ट ले खड़े रहने के लिए इलेक्शन के लिए, तो कैसे स्वीकारा है? ठीक है, ये आपका बड़ा वैलिड सवाल है, ये आपका बड़ा वैलिड प्रेमनाथ जी रुकिएगा। जनता ने आपको स्वीकारा, आपकी ये नौबत आ गई है कि ऐसे टेरर आउटफिट से आप संपर्क रखेंगे, आप उनसे लेंगे सपोर्ट, तो एक चीज स्पष्ट है, उनकी नैया डूब चुकी है अशोक जी। और कोई भी रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में मैंने नहीं सुना है कि 500 के ऊपर 550 के करीब पार्लियामेंटेरियंस कभी भी किसी ने अपने क्षेत्र के बारे में बात नहीं किया, ये तो मैंने सुना ही नहीं है। ठीक है। मैं एक मिनट रुकिए, क्योंकि आपने सुनिए शाइना जी, आपने जो दूसरा सवाल उठाया इंपॉर्टेंट वो है, मैं अभी उस पर आ रहा हूं, क्योंकि प्रेमनाथ जी रुकिएगा, मैं आपके पास आऊं इससे पहले, क्योंकि शाइना जी ने जो बात कही उसका सीधा सा भाव ये है कि भाई राहुल गांधी जो, अगर लोकेश जिंदल जी कह रहे हैं राहुल गांधी अगर इतने ही मजबूत हैं, इतना ही उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए किया है, तो फिर जो है उनको जरूरत क्या पड़ रही है कि एक ऐसे संगठन जो एक जो है ऐसा संगठन जिसके संबंध आतंकी समूहों से संबंध रखने वाले संगठन का पॉलिटिकल विंग है, उससे आपको समर्थन लेना पड़ रहा है। अगर राहुल गांधी ने इतना काम किया होता, इतने मजबूत होते, तो उनको एसडीपीआई के समर्थन की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ बोलिए अशोक जी, मैं ये चुनौती देना चाहता हूं, ऐसा कोई भी तथ्य पेश करे जहां पर कांग्रेस ने किसी भी प्रकार का समर्थन इतिहास में एसडीपीआई या पीएफआई से मांगा हो। अगर एसडीपीआई स्वयं आकर कहती है कि वे राहुल गांधी जी को समर्थन देते हैं, तो इसमें हम क्या कहें? लेकिन ऐसा कोई भी, मैं अभी भी शाइना जी को ये चुनौती देता हूं कि आप कोई भी ऐसा तथ्य लाकर दिखाइए किसी भी ऐतिहासिक, जहां पर एक भी ऐसा इंसिडेंट हो जहां पर कांग्रेस ने किसी भी प्रकार का समर्थन या किसी भी प्रकार की बातचीत की हो एसडीपीआई या पीएफआई। ओके जी, शाइना जी रिस्पॉन्ड करें। लोकेश एक मिनट शाइना जी मैं एक फैक्ट रख दूं, उसके बाद शाइना जी को आपने जो चुनौती दी, शाइना जी उसको रिस्पॉन्ड करेंगे, लेकिन लोकेश जी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कल ये सवाल उठा था, कल ये तमाम मुद्दे आ रहे थे, और मुझे लग रहा था कि शायद अगले 24 घंटे के अंदर कांग्रेस ये बयान देगी कि हमको एसडीपीआई का समर्थन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वही एसडीपीआई है जिसको 2022 में कांग्रेस ने खुद कर्नाटक में बैन लगाने के लिए बात की थी। तो ऐसे संगठन से कांग्रेस समर्थन क्यों लेगी? बिल्कुल सही बात है, मैं पूरी बात कर लूं, ऐसे संगठन से समर्थन क्यों लेगी? लेकिन आज का मैं आपको बयान बता देता हूं। एमएम हसन है ये। एमएम हसन कौन है? ये एमएम हसन दरअसल जो यूडीएफ है केरल में, उसके कन्वीनर है, कांग्रेस के नेता हैं। उनका बयान है, जरा उनका बयान स्क्रीन पे भी चला दीजिए। एमएम हसन का आज का बयान है, उन्होंने कहा कि हम एक एक वोट हमको चाहिए और हमको एसडीपीआई का भी वोट चाहिए। उन्होंने कहा एक एक वोट इंपॉर्टेंट है और इसलिए एसडीपीआई का भी वोट चाहिए। ये बात आज किसी ने नहीं बल्कि एमएम हसन ने कही है। तो इसका मतलब साफ है कि एमएम हसन कह रहे हैं कि वोट तो चाहिए एसडीपीआई के, और आप कह रहे हैं कि हमारा संबंध नहीं है। वो देखिए उनका मैंने ग्राफिक चला, उन्होंने कहा एसडीपीआई के वोट हमारे लिए जरूरी है, हम किसी को ना नहीं कह सकते, हर वोट कीमती है। ये कांग्रेस के नेता और यूडीएफ के संयोजक कह रहे हैं। अब इससे बड़ा सबूत आपको क्या चाहिए? अशोक जी, लोकतंत्र में
किसी भी वोटर का अपमान नहीं किया जा सकता। अगर वर्तमान में सरकार किसी भी संगठन को गैर कानूनी समझती है, आतंकवादी समझती है, तो उसे बैन करके उसके खिलाफ एक्शन ले। अगर ऐसा एक्शन नहीं लिया जाता, जिंदल जी आप पलटी खा गए। अभी आपने कहा था कभी समर्थन नहीं लिया, प्रमाण दिखा दीजिए। प्रमाण दिखाए तो अब आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र में हर नागरिक का, अरे बिल्कुल हर नागरिक का वोट चाहिए, लेकिन आपको एसडीपीआई से, अरे आपको नहीं जिंदल जी मेरा सवाल यह, आपको एसडीपीआई से अपील क्यों करवानी पड़ रही है कि राहुल गांधी को वोट दें? आप राहुल गांधी इतने ताकतवर हैं, इतने मजबूत है, तो एसडीपीआई को कह दे भैया तुम दूर रहो, मैं खुद जीत लूंगा। मुझे ताज्जुब होता है कि एसडीपीआई अगर स्वयं आकर ये कहता है कि वे कांग्रेस को समर्थन देती है, तो इसमें आप कांग्रेस से एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं एमएम हसन का बयान कह रहा हूं। एमएम हसन तो कांग्रेस, ये प्रश्न कांग्रेस ये तो कह सकती थी कि हमें कांग्रेस, अब तक एसडीपीआई को बैन क्यों नहीं किया गया? सर अगर कल को पाकिस्तान वहां से बयान जारी करे कि भैया कांग्रेस को जिताइए केरल में राहुल गांधी को, तो आप क्या कहेंगे? आप ये कहेंगे ना कि हमें कांग्रेस की जरूरत, हमें पाकिस्तान की मदद की जरूरत नहीं है। क्या पाकिस्तानियों के पास में भारत की सिटीजनशिप है? अरे भैया एसडीपीआई क्या है? भारत में वोटिंग सर एसडीपीआई क्या है? मैं वोटर्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वोटर्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एसडीपीआई की बात कर रहा हूं। आप तथ्य तो रखिए कुछ। मैं तथ्य रख रहा हूं सर। एमएम हसन, लोकेश जिंदल जी, एमएम हसन, मैं बड़ा भारी तथ्य रख रहा हूं, मैं बड़ा भारी तथ्य रख रहा हूं। मैं फिर कह रहा हूं, कांग्रेस का एक नेता भी अगर कहे कि भैया हमको एसडीपीआई का समर्थन नहीं चाहिए, तो मुझे समझ में आता है। किसी वोटर ने उस सांसद को वोट नहीं किया, तो क्या वो सांसद उस वोटर को नकार देगा? अरे सवाल वोटर का नहीं है, सवाल वोटर का नहीं है, सवाल एसडीपीआई का अपील करने का है। आपका पैरल नहीं गलत है। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान कल को कह दे, अरे तो फिर पाकिस्तान से मैं कल को पीएफआई कह दे, अच्छा सुनिए, पीएफआई प्रतिबंधित है, कल को पीएफआई कह दे तो आप क्या कहेंगे? स्वागत है। पीएफआई तो बैंड संगठन है, तो फिर सपोर्ट हाँ, अब ओके, अब आप सवाल, अब आप मुद्दे पर आए, एक मिनट, अब आप मुद्दे पर आए, आपने कहा पीएफआई प्रतिबंधित संगठन है, एसडीपीआई प्रतिबंधित संगठन नहीं है, इसलिए उसका वोट चाहिए आपको। अब आप साफ कहिए कि एसडीपीआई से हमें ऐतराज नहीं है। जब तक किसी भी वोटर के पास एग्जैक्टली वोट डालने का, सर मैं वोटर की बात नहीं कर रहा हूं सर, किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी का, जिंदल जी बड़े माफी के साथ, बड़े सांसद, जिंदल जी बड़े विनम्रता से कह रहा हूं, मैं किसी वोटर, जिंदल जी मैं किसी वोटर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं स्पेसिफिक एसडीपीआई और पीएफआई की बात कर रहा हूं। शाइना जी रिस्पॉन्ड कीजिए, मैं किसी वोटर की बात नहीं कर रहा हूं। पहले लोकेश जी को समझाइए कि पीएफआई को तो बैन किया गया है। लोकेश जी समझ रहे हैं। और एक मिनट, एसडीपीआई एक संगठन है, वो आपका वोट बैंक नहीं है। आपने इनको आपका सपोर्ट बेस इस वजह से बनाया कि आपके सांसद किस आधार पे आप कह रही हैं कि सपोर्ट बेस बनाया? इतने कमजोर है। आपके हुसैन जी का बयान सुन लीजिए बॉस। आप सुनिए, आज जो है आपने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता को एक डेफामेशन का नोटिस भेजा है। सर विषयांतर नहीं, आम आदमी पार्टी के नेता ने बात कर रहे हैं, हम वायनाड की बात आधार नहीं था। अब अगर आप निराधार तौर पर इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं, विषयांतर नहीं, सुनिए विषयांतर नहीं, लोकेश जिंदल जी, लोकेश जिंदल जी विषयांतर नहीं, हम लोकेश जिंदल जी विषयांतर नहीं, मैं मेरा सिर्फ आम आदमी पार्टी को क्या कहा वो मेरा आज का विषय नहीं है। नहीं सुनिए, लेकिन जब भाजपा ने आज आम आदमी पार्टी के एक नेता को डेफामेशन का नोटिस भेजा कि उन्होंने निराधार के तौर पे एक स्टेटमेंट दी है, सुनिए अच्छा ओके, अब रुकिए, देखिए हो क्या रहा है, इस तरह की स्टेटमेंट सुनिए, ओके देखिए, मैं मुश्किल लोकेश जी, मैं मुश्किल समझ रहा हूँ, कांग्रेस की मुश्किल समझ रहा हूँ, क्योंकि मैं तो आपकी पूरी चर्चा में सर मैं तो बड़ा साफ कह रहा हूं, देखिए मुझे मैं आपकी विडंबना समझ रहा हूं। मेरी विडंबना मत छोड़िए सर, लोकेश जी ना मैं एसडीपीआई का सपोर्ट करूंगा, ना मैं पीएफआई का सपोर्ट करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं ये वही पीएफआई है, बड़ी गंभीरता से बात कर रहा हूं,
ये वो पीएफआई है जिसने भारत को इस्लामी मुल्क बनाने का षड्यंत्र रचा। ये वो पीएफआई है। सुनिए सर, सुनिए, नहीं, अब मुझे गंभीरता से बात करने दीजिए। ये नहीं, आवाज नीचे कीजिए, अब मुझे गंभीरता से बात करने दीजिए, क्योंकि देखिए ये विषय ऐसा नहीं है कि हम इसको गोल गोल घुमा दें और उसके बाद कह दें कि हाँ ये तो विषय ही नहीं है। विषय बहुत गंभीर है। ये वो पीएफआई है जिसने देश में दंगे करवाए। ये वो पीएफआई है जो भारत को इस्लामी मुल्क बना के भारत की डेमोग्राफी चेंज करने का पूरा षड्यंत्र रच रही थी, जिसने बाकायदा राजस्थान से लेकर देश भर में हर जगह पर हनुमान जयंती पे, रामनवमी के जुलूसों पर पथराव करवाया। ये वो पीएफआई है और एसडीपीआई उसका पॉलिटिकल विंग है। और इस पॉलिटिकल विंग, अगर ये पॉलिटिकल विंग किसी के भी समर्थन की बात करता है, मुझे लगता है हर पॉलिटिकल पार्टी को इतनी नैतिक साहस होना चाहिए कि वो आगे बढ़े और कहे कि भैया तुम्हारे जैसे लोगों का सपोर्ट नहीं चाहिए, जनता हमारे साथ है, देश का वोटर हमारे साथ है, हमें ऐसे देश तोड़ने वाले लोग नहीं चाहिए। मुझे लगता है इतना नैतिक साहस होना चाहिए। लेकिन मैं प्रेमनाथ जी के पास आता हूं। प्रेमनाथ जी, जो लोकेश जिंदल जी ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि भाई ये उनका कनेक्ट है वायनाड में, तो जब उनका कनेक्ट है, उन्होंने इतना किया है, और राहुल गांधी आपके इंडिया अलायंस के बड़े नेता हैं, तो कम से कम इतना बड़ा दिल तो दिखाना चाहिए था कि उनकी जीती हुई सीट पर आप उनको चुनौती दे रहे हैं। वहां आप म्यूट पर हैं प्रेमनाथ जी। प्रेम जी, आप म्यूट पर हैं। पिछली बार गए थे जी, हाँ बोलिए। अमेठी छोड़ करके, क्योंकि अमेठी में उनके हारने की संभावना थी, और जैसा कि उन लोगों ने बताया, वायनाड का प्रतिनिधित्व करते हुए जो सवाल एक सांसद के रूप में वहां की जनता का उठाना चाहिए, उन्होंने नहीं उठाया। और जब वो एनडीए के राष्ट्रीय नेता हैं, तो उनकी ये जिम्मेदारी बनती थी कि भाजपा जहां मजबूत है वहां हराने के लिए रणनीति बनाए, और उनको उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ना चाहिए था। और भाजपा को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये तमाम जगह है जहां कांग्रेस ही उनसे लड़ेगी या उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी लड़ेगी। लेकिन केरल में तो लेफ्ट फ्रंट था और हमारी पार्टी की समझदारी स्पष्ट थी, और हमने इंडिया गठबंधन जब बन रहा था उससे पहले ही कहा था कि आगामी लोकसभा के चुनाव में राज्य के स्तर पर गठबंधन बनना चाहिए। ओके। और राहुल गांधी को राष्ट्रीय नेता के रूप में केरल से चुनाव लड़ने के बजाय उनको उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना चाहिए, और उत्तर प्रदेश में लड़ करके बीजेपी को हराना चाहिए। क्योंकि केरल में तो हम हराने के लिए, और हम तो सैद्धांतिक राजनीति करते हैं। आपको पता है कि 2004 में हम कांग्रेस को हरा करके केरल और बंगाल और त्रिपुरा से आए थे, फिर भी हमने लोकसभा में भाजपा को सरकार से बाहर रखने के लिए यूपीए का समर्थन किया था। और आज भी जितना ईमानदारी के साथ भाजपा के खिलाफ लेफ्ट पार्टीज लड़ रही हैं, दूसरा कोई नहीं लड़ रहा है। और ऐसी स्थिति में राहुल गांधी को चाहिए था कि वो केरल से चुनाव न लड़े। ओके प्रेमनाथ जी, एक बात मैं आपसे, एक तो छोटा आपका हल्का सा टंग ट्विस्ट था, वो करेक्ट कर दूं क्योंकि वो आपके मुंह से अनायास निकल गया। आपने कहा कि एनडीए के, वो इंडिया अलायंस के नेता है राहुल गांधी बड़े, वो आपने एनडीए बोल दिया था, तो टंग ट्विस्ट था, कोई बात नहीं। लेकिन मेरा ठीक है, वो कोई बात नहीं, हो जाता है, फ्लो में हो जाता है। मेरा सिर्फ ये है, अभी आपने एक बात जो कही कि आपने कहा कि बैठक में जो अलायंस की गठबंधन की बैठक थी, इंडिया गठबंधन की बैठक थी, उसमें यह तय हुआ राज्य स्तर पर जो है सब कुछ होगा, और राज्य स्तर पर जो पार्टी जहां मजबूत है वो लड़ेगी। इस तरह की खबरें भी आई थी और इस तरह का प्रस्ताव भी आया था कि जो पार्टी जहां मजबूत है उसको वहां लड़ने दिया जाए। लेकिन क्या वायनाड को लेकर कोई स्पेसिफिक चर्चा हुई थी कि ये जो 5-6 बैठकें हुई कि भाई वायनाड और केरल में जो है वो लेफ्ट लड़ेगा और वहां पर कांग्रेस नहीं लड़ सकती, कांग्रेस ना लड़े, इस तरह की कोई बात हुई थी? क्योंकि अचानक से ये लड़ाई हम देख रहे हैं तो बड़ा देश तो कंफ्यूज होगा ना कि भाई दिल्ली में आप लोग जो है दोस्ती करते हैं, केरल में कुश्ती लड़ते हैं, तो देश तो कंफ्यूज होगा ना। कोई कंफ्यूजन नहीं है, स्थिति एकदम स्पष्ट है। आप हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने, कॉमरेड सुभाषनी ने, कॉमरेड बृंदा करात ने भी कहा था, अपील किया था पब्लिकली कि वायनाड से राहुल जी को नहीं लड़ना चाहिए। ओके। और कमेटी की मीटिंग में क्या डिस्कशन हुआ था उसका मैं हिस्सा नहीं हूं, इसलिए उसके बारे में कोई बात नहीं कर सकता। लेकिन हमारी पार्टी ने पब्लिकली ये कहा था कि राहुल गांधी को वहां से चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। ठीक है, फेयर है, मतलब जो आपने कहा वो समझ में आता है कि भाई राज्य स्तर पे समझौते हो रहे थे, गठबंधन को मजबूत बनाना था। और ये बात जो लेफ्ट के नेता कह रहे हैं लगातार कि भाई राहुल गांधी बीजेपी
को लड़ना चाहिए, बीजेपी को हराना है तो आप मध्य प्रदेश जाइए, राजस्थान जाइए, उत्तर प्रदेश जाइए, जहां बीजेपी क्लीन स्वीप करती है, 25 के 25 सीटें लेती है। लेकिन अशोक जी वहां राहुल गांधी का क्लीन स्वीप हो जाता। ठीक है, मैं आता हूं, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, वहां पर राहुल गांधी का क्लीन स्वीप हो जाता। वो शायना जी कह रही है इंटरेस्टिंग बात है, लेकिन मुझे तो चिंता अब ये है ना, अगर एनी राजा भारी पड़ गई तो फिर इस चुनाव में राहुल गांधी का क्लीन स्वीप ना हो जाए। अगर ऐसा होता है तो फिर ये गठबंधन के लिए भारी होगा। हालांकि राहुल गांधी का चुनाव जीतने के लिए, राहुल गांधी फिर कह रहा हूं, उन्होंने सिर्फ एसडीपीआई का ही नहीं बल्कि मुस्लिम लीग का भी समर्थन है खुलेआम। मुस्लिम लीग जिसको राहुल गांधी सेकुलर कहते हैं, पर यह वही मुस्लिम लीग है जिसने भारत के विभाजन करवाने में बहुत आगे थी, सबसे आगे थी। और ये जो भारत की मुस्लिम लीग है, इसको जिन्ना के ही 2 चेले हैं, उन्होंने ही भारत में यह मुस्लिम लीग का गठन किया था। तो ऐसी जिन्ना के चेलों की पार्टी से समर्थन लेना, वो भी मुझे लगता है कि इस पर भी सवाल उठ ही रहे हैं। लेकिन मैं आऊंगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। Bharti Hexacom Limited, a subsidiary of Bharti Airtel Limited, now proposes an initial public offer of equity shares. The 100% book built offer is being offered at a price band of ₹542 to ₹570 per equity share of face value ₹5 each. Offer opens on Wednesday, April 3rd, 2024. Offer closes on Friday, April 5th, 2024. The anchor investor bidding date is Tuesday, April 2nd, 2024. For risks involved and other details, please refer to the red herring prospectus dated March 22nd, 2024, which is available on the websites of the company, SEBI, the BRLMs and the stock exchanges. इतनी जल्दी पैसे डबल? ओ, जमा करोगे तो फिर भुगतोगे। यहाँ लो। ऐसी लुभाने वाली स्कीम में पैसे जमा करना यानी धोखे की संभावना, इसलिए पहले पूरी जांच, उसके बाद पैसे जमा, नहीं तो आपके पैसे हो जाएंगे पुर्र। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। दो टुक आप देख रहे हैं, और दो टुक में आज हम खास वायनाड की बात कर रहे हैं, केरल की बात कर रहे हैं। दिल्ली में दंगल, दिल्ली में दोस्ती और केरल में दंगल, केरल में जो है कुश्ती, इस पर चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि दिल्ली में रामलीला मैदान में रविवार को जिन पार्टियों ने एकता दिखाई थी, वो पार्टियां अब आपस में ही भिड़ गई हैं। और सबसे बड़ी लड़ाई वायनाड में हो रही है, जहां वायनाड में राहुल गांधी ने आज पर्चा भरा, तो राहुल गांधी के खिलाफ एनी राजा, जो डी राजा की पत्नी है और बड़ी समाज सेविका भी हैं और एक्टिविस्ट भी हैं और सीपीआई की बड़ी नेता हैं, उन्होंने आज राहुल गांधी के खिलाफ पर्चा भर दिया। और सीधे सीधे सीपीएम सीपीआई कह रही है कि यहां पर राहुल गांधी ने केरल के लिए, वायनाड के लिए कुछ नहीं किया, उनका कनेक्ट नहीं था, इसलिए जो है ये सीट उनको यहां से छोड़नी चाहिए। और राहुल गांधी को बीजेपी से लड़ाई है तो उत्तर प्रदेश में, राजस्थान, मध्य प्रदेश में जाकर बीजेपी को हराना चाहिए। लेकिन इस बीच जो बड़ी चर्चा हो रही है वो एसडीपीआई के समर्थन को लेकर चल रही है। शायद सीपीएम सीपीआई ने राहुल को चुनौती दी है, तो इसलिए एक तरह से कांग्रेस ने एसडीपीआई का समर्थन स्वीकार कर लिया है। इन सब पर चर्चा कर रहे हैं। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, शाइना इनसे जुड़ी हुए हैं, लोकेश जिंदल मेरे साथ जुड़े हुए हैं, प्रेमनाथ जी जुड़े हुए हैं और किशोर थूपति जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। किशोर थूपति जी, ये जो वायनाड का जो पूरा लड़ाई है, ये जो कुछ हो रहा है, ये पिछली बार तो हमने नहीं देखा था इस तरह का कुछ हुआ था, लेकिन ये इसके क्या मायने हैं? दिल्ली में सब लोग एक साथ हैं और केरल में वहां पर एक सीट भी राहुल गांधी के लिए छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, और राहुल गांधी भी वायनाड को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, वो भी उत्तर भारत में जाकर लड़ने के लिए बीजेपी से तैयार नहीं। क्या हो क्या रहा है? अशोक जी नमस्कार जी। ये कांग्रेस और लेफ्ट का पहले से भी ये अर्लियर थोड़ा डिफरेंट अलायंस था, अभी खुला आम अलायंस बन गया। पहले आप वेस्ट बंगाल देख लीजिए, वेस्ट बंगाल में कम्युनिस्ट 34 इयर्स कैसे रूल किया जी, कांग्रेस क्यों उसको टक्कर नहीं दे पाया, इसलिए ना ममता बनर्जी जी बाहर आया,
ये इनका फ्रेंडली कॉन्टेस्ट होता है, किधर भी है। से पूरा इतिहास देख लीजिए, वेयर दे आर स्ट्रांग, कम्युनिस्ट वेयर दे आर स्ट्रांग, कांग्रेस उसको ऑलरेडी समर्थन देके हम पूरा देश में रूल करेंगे, 2-3 स्टेट्स को हमको छोड़ दीजिए, ये इनका अंडरस्टैंडिंग है। आप देख लीजिए, पूरा इतिहास देख लीजिए। वेस्ट बंगाल में बीजेपी वाज इन 4th प्लेस इन 2014। अब क्या है बीजेपी का पोजीशन उधर क्या है? कांग्रेस और लेफ्ट को एक एमएलए भी नहीं है वेस्ट बंगाल में। 34 years they ruled West Bengal. They are zero now. Even zero Lok Sabha MPs representation from West Bengal for communist where they ruled for 34 years. इसको ये चीज क्या दिखाते हैं हमको? इनका फ्रेंडली कॉन्टेस्ट है। सो तीसरा आदमी नहीं आने के लिए ये फ्रेंडली कॉन्टेस्ट करता रहता है। ओके, आप बड़ी बात कह रहे हैं। किशोर त्रिपाठी जी ने कहा कि तीसरा आदमी, देखिए बड़ी सीधी सी बात है, जहां पर थर्ड किसी फोर्स की एंट्री होती है वहां पर लेफ्ट या फिर कांग्रेस, इन दो में से एक पार्टी जो है बिल्कुल जीरो पे चली जाती है। और इसलिए ये फ्रेंडली कॉन्टेस्ट कर रहे हैं ताकि केरल में बीजेपी ना बढ़े। यानी सिनेरियो ये है कि केरल में, क्योंकि पिछले कुछ समय में आरएसएस के वर्कर्स की जिस तरह से हत्याएं हो रही थी, बीजेपी जिस तरह से स्ट्रांगली वहां पिच इन कर रही थी, तो बीजेपी को रोकने के लिए फ्रेंडली कॉन्टेस्ट है, आप ये कह रहे हैं? इट्स अ फैक्ट ना, आप बोल दीजिए ना। सी असेंबली इलेक्शन 2021 में हुआ, उस समय एक ही समय केरला में इलेक्शन होता है, वेस्ट बंगाल में इलेक्शन होता है। आप बोलते हैं ना ये कुश्ती दोस्ती उधर ही चलता है ना। वेस्ट बंगाल में दोनों का दोस्ती चलता है, केरला में कुश्ती चलता है। ये क्या है? राजनीति है। सेम टाइम असेंबली इलेक्शन तो वैसे ही आता है ना। उस समय क्या करते हैं? ये दोनों वैसे ही करते। सो मैं बोल रहा हूं 34 years दे रूल्ड वेस्ट बंगाल कम्युनिस्ट। So कांग्रेस उसको क्यों हटा नहीं पाए? Where Mamata Banerjee could understand that a Congress is playing this friendly politics and वो बाहर आके उसको हराया। उसके बाद क्या हुआ? ये दोनों आपस में आ गए। They are in alliance. In parliament election they were together वेस्ट बंगाल में। ओके, अभी उसको 0 MLA से दोनों को, they were 76 MLAs in 2016 दोनों मिला के अलायंस में। अभी 0 MLA से वेस्ट बंगाल में, वेयर दे रूल फॉर 34 years। पर किशोर त्रिपाठी, एक सवाल ये है, ठीक है मैं समझ रहा हूं कि बीजेपी केरल में एंटर ना करने पाए, इसलिए यहां पर दिखाना है कि हम दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं, फ्रेंडली फाइट लड़ेंगे ताकि बीजेपी की केरल में अपनी जड़, ये समझ में आता है। लेकिन राहुल गांधी, वो तो इंडिया अलायंस के कम से कम एक सीट तो छोड़ सकते थे कि भाई ठीक है राहुल गांधी, क्योंकि इसका मैसेज केरल में भले ही आप बीजेपी को रोक लें, लेकिन देश भर में इसका मैसेज क्या जा रहा है? देश भर में मैसेज जा रहा है कि दिल्ली में ये लोग जो करते हैं ढोंग होता है। क्या ढकोसला दिल्ली में हो रहा है कि केरल में हो रहा है? लोग तो ये सवाल पूछेंगे ना कि दिल्ली में सब डी राजा और एनी राजा राहुल गांधी के साथ हाथ मिलाकर के स्टेज पे ऐसे ऐसे करते हैं, और केरल में जाकर जो वो एक दूसरे के खिलाफ गालियां देते हैं, तो ये तो वोटर्स कंफ्यूज होगा ना इससे। तो क्या वजह है कि एक सीट भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है? सर ये कंफ्यूज होके इनको बाहर रख दिया ना लोग। वोटर्स कंफ्यूज होके इनको जीरो कर दिया। वन मोर एग्जांपल आई टेल यू, त्रिपुरा में कितने साल सत्ता में था सीपीएम और लेफ्ट? 25 years। उधर भी कांग्रेस हरा नहीं पाई क्या उनको? अभी बीजेपी उनको हरा के दूसरा बार भी सत्ता में आया। एक ऐसा आ गया। ये दोनों का हालत क्या है अभी त्रिपुरा में? बोल दीजिए ना। ये एक तो बात मैं बोल रहा हूँ, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, नाउ द टाइम हैज कम फ्रॉम केरला। केरला में भी इन दोनों के लोग भगाएंगे। ये दिस इज द सिचुएशन हैपनिंग नाउ। मुझे दोनों बीजेपी मजबूत हो गया। मुझे दोनों का तो नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि अगर इस तरह से लोगों को कंफ्यूज करेंगे तो एक तो बाहर हो गई होगा। पब्लिक ये देख रही है तो एक तो बाहर हो गई होगा। वो लेफ्ट होंगे, कांग्रेस होगा, मुझे नहीं पता कौन किसकी कीमत में किसकी बलि लेगा, मैं नहीं जानता। आप बोलिए शायद। बीजेपी ने अच्छे तरफ लेंगे तो इसको अच्छे तरह प्रोजेक्ट करेंगे तो 100% मौका मिलेगा। चलिए बीजेपी के पास एक मौका है। शायना जी बोलिए। हाँ, फिर लोकेश जी आ रहा। आपने एक बहुत अच्छी बात कही। आपने कहा कि राहुल गांधी क्यों नहीं लड़ते हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात। यहाँ ये बिल्कुल सही है कि जहां आपको लगता है कि कांग्रेस को खत्म करके एक वातावरण जो बना है पूरे देश में, वहां राहुल गांधी का तो क्लीन स्वीप, यानी कि निकालना राजनीतिक क्षेत्र से जो उनका एक द राइट वर्ड वुड बी
the absolute end game of Rahul Gandhi will happen in these states. कहने का तात्पर्य ये है वो क्यों गए हैं वायनाड, क्योंकि उनको पता है कि अपीजमेंट की राजनीति वहां चलती है। जिस जिस प्रदेश में अपीजमेंट की राजनीति कांग्रेस करती है वो कोई भी हद तक जा सकती है। आप मुझे बोलिए कि यहाँ पीएफआई को बैन किया गया है, हमारे कितने स्वयंसेवक जो राजनीतिक रूप में नहीं, नेशनलिस्टिक स्पिरिट में देश में सही वातावरण फैलाने के लिए राष्ट्रभक्त जो हैं, उनका जो बलिदान हुआ है केरल में, उसको भी नजरअंदाज करके वो सिर्फ सत्ता के मोह में आने के लिए समर्थन ले रहे हैं ऐसे संगठनों का जिनका डायरेक्ट टेरर ऑर्गेनाइजेशन से ना सिर्फ लिंक है लेकिन स्वयं है। तो मैं मानती हूँ दिस इज एन एक्ट ऑफ डेस्परेशन। ओके, मैं शाइना जी क्लीन स्वीप इन एनी अदर शाइना जी हाँ मैं आ रहा हूँ शाइना जी ने जो कहा मैं उसको थोड़ा सा, और मैं लोकेश जी आप ही के पास आ रहा हूँ क्योंकि शाइना जी ने जो कहा उसको मैं थोड़ा और विस्तार से समझा देता हूं। नहीं, सबसे पहले तो एक मिनट मुझे बोलिए। हाँ बोलिए। सबसे पहले तो शाइना जी केरल की जनता से माफी मांगे। अभी इन्होंने कहा राहुल गांधी जी वहां जाते हैं जहां पर अपीजमेंट पॉलिटिक्स चलती है। बिल्कुल होता है। शाइना जी इस तरह से शाइना जी केरल की जनता का अपमान नहीं कर सकती। आप नेशनल टेलीविजन पर पूरे केरल का इस तरह का अपमान अब मैं सुनिए एक मिनट मुझे मालूम है लोकेश जी आज का विषय थोड़ा ट्रिकी है। मुझे एक मिनट शाइना जी एक मिनट दीजिए। शाइना जी मुझे एक मिनट दीजिए। शाइना जी मुझे एक मिनट दीजिए। लोकेश जी शाइना जी एक मिनट, अरे मैं बताता हूँ ना, सुनिए एक मिनट। अपीजमेंट पॉलिटिक्स अगर होती है तो उसमें कौन सा गलत कह रही है मैं बताता हूं क्या अपीजमेंट पॉलिटिक्स है। मैं बताता हूं सर, सुनिए ना एक मिनट, मैं बताता हूं क्या अपीजमेंट पॉलिटिक्स है केरल की। सुनिए तो सही। अरे अब आप ना मुझे मालूम है, मैं जो खुलासे करो सुनिए ना अशोक जी, अरे मैं बता रहा हूं ना आपको सर, मैं आपको खुलासे करता हूं, बताता हूं अपीजमेंट पॉलिसी। अशोक जी आप इस बयान का समर्थन कर रहे हैं? मैं बिल्कुल समर्थन कर रहा हूं। वायनाड में अपीजमेंट पॉलिटिक्स होती है, कैसे होती है मैं बताता हूं। क्योंकि वायनाड के अंदर मोर देन 50% मुस्लिम वोट हैं और इसीलिए राहुल गांधी जाते हैं। और सुनिए एक मिनट, सुनिए वायनाड सुनिए लोकेश जी सुनिए, वायनाड वो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वायनाड वो लोकसभा सीट है जहां पर करीब सुनिए जहां पर हिंदू माइनॉरिटी में है, वायनाड में हिंदू माइनॉरिटी में, और इसीलिए राहुल गांधी को वायनाड जाते हैं। राज्य को एक पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के वोटरों को इस तरह से अपमानित किया जा रहा है। आप सुनिए जिंदल जी, लोकेश जी आप ये मुद्दा लेकर केरल में जाइए, उसको बुनाइए। शाइना जी एक मिनट, केरल लोकेश जी आप ये स्कोर पॉइंट करना चाहते हैं तो मुझे लगता है आपको एक एक करके प्लीज एक करके लोकेश जी, अगर आपको लगता है एक मिनट शाइना जी एक मिनट, अगर आपको लगता है कि शाइना जी ने ऐसा कुछ कहा और आप उस पर स्कोर पॉइंट कर सकते हैं तो आप पब्लिक में जाइए, केरल में जाइए, आपको उससे 4 वोट मिल जाए, अच्छी बात है। शाइना जी तो कह रही है मैंने जो कहा ठीक कहा। स्टेटमेंट दिया गया है। देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर 24 ऐसी सीटें हैं जहां पर मुस्लिम मेजॉरिटी है। क्या वहां पर भी आप नहीं जीत सकते हैं? क्या वहां पर जहां भी पर आप भी नहीं मुस्लिम जीत मेजॉरिटी सकते हैं? तो भाई राहुल गांधी लड़ लेना, तो राहुल गांधी पहले फिर जाइए वोटर के अशोक पास। जी इस बात पर क्षमा मांगनी होगी। अच्छा सुनिए एक मिनट अच्छा ठीक है एक मिनट डिबेट में एक मिनट रुकिए, एक मिनट प्लीज रुकिए, आवाज नीचे सबकी आवाज नीचे कीजिए। एक मिनट सबकी आवाज। लोकेश जी सुनिए, शाइना जी सुनिए, एक मिनट, मैं एक मिनट मैं 30 सेकंड दोनों को देता हूं क्योंकि डिबेट में इस विषय पर वो माफी मांगे नहीं माने, डिबेट कर टाइम हम खराब ना करें। लोकेश जी आप ये डिमांड कर रहे हैं ना कि वो माफी मांगे, ठीक है, और वो माफी नहीं मांग रही हैं, तो अब हम आगे बढ़े। उसके बाद आपको शाइना जी के खिलाफ डिफेमेशन केस करना है या केरल में जाकर इनके खिलाफ प्रचार करना, आप सब करिए, लेकिन मेरे डिबेट में वो कह रही है उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। आप उनका बयान लेकर पब्लिक में जा सकते हैं, जाइए। शाइना जी आप एक मिनट रुकिए, शाइना जी आप माफी मांगने को तैयार है? आपको लगता है आपने कोई ऐसा बयान दिया है?
मैंने कुछ गलत बोला ही नहीं। चलिए अब चलिए अब ठीक है आप ओके ओके विषय खत्म, ये विषय खत्म, ये विषय खत्म, ये विषय खत्म। क्योंकि वो सिर्फ के आधार पे जीत सर किस बात के मैं मान ही नहीं रहा उन्होंने कुछ गलत कहा। सुनिए ना, सुनिए मैं सुनिए विषय को हम इस विषय को इधर उधर ना करें। सुनिए मैं फिर कह रहा हूं, उन्होंने कहा केरल में अपीजमेंट पॉलिटिक्स क्या होती है? अपीजमेंट पॉलिटिक्स ये होती है, और केरल में ही नहीं होती है अपीजमेंट पॉलिटिक्स, तमिलनाडु में भी होती है, तमिलनाडु में भी होती है। सुनिए कैसे होती है अपीजमेंट पॉलिटिक्स। आवाज नीचे करिए सबकी प्लीज। केरल में ही नहीं होती, तमिलनाडु में भी होती है, जहां आप कहते हैं कि सनातन जो है वो एड्स है, मलेरिया है, सनातन का समूल नाश कर देना चाहिए। जहां पर आप जा के ये बोलते हैं कि वीर सावरकर माफी वीर थे। ये अपीजमेंट की पॉलिटिक्स होती है। एक स्वतंत्रता सेनानी को सिर्फ एक वर्ग को खुश करने के लिए, एक वर्ग के वोट लेने के लिए जब आप एक स्वतंत्रता सेनानी को माफी वीर कहते हैं, उनका अपमान करते हैं, वो अपीजमेंट पॉलिटिक्स होती है। और अपीजमेंट पॉलिटिक्स है। और राहुल गांधी के ऊपर आरोप बीजेपी यही तो लगा रही है कि भाई वहां पे वायनाड इसलिए गए हैं क्योंकि वायनाड मुस्लिम बहुल सीट है, और राहुल गांधी सनातन को नष्ट करने वाली ताकतों के साथ खड़े होते हैं, इसलिए वो उत्तर प्रदेश में नहीं लड़ते चुनाव। यही तो सारा खेल है। अब इसमें शाइना जी ने जो कहा उसमें कौन सी चीज है जिसमें आपको आपत्ति? और अगर आपको आपत्तिजनक लग भी रहा है, उन्होंने कहा है मैं इसमें माफी नहीं मांगूंगी, मेरे डिबेट में इस विषय के आने का आप कोई मतलब नहीं, मैं आगे बढ़ूंगा, मैं एक ब्रेक लूंगा और फिर आगे बढ़ूंगा इस ब्रेक के बाद। जी Bharti Hexacom Limited, a subsidiary of Bharti Airtel Limited, now proposes an initial public offer of equity shares. The 100% book built offer is being offered at a price band of ₹542 to ₹570 per equity share of face value ₹5 each. Offer opens on Wednesday, April 3rd, 2024. Offer closes on Friday, April 5th, 2024. The anchor investor bidding date is Tuesday, April 2nd, 2024. For risks involved and other details, please refer to the red herring prospectus dated March 22nd, 2024, which is available on the websites of the company, SEBI, the BRLMs and the stock exchanges. 3 महीने में पैसे डबल? वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ, और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे, और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है, 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। समझ कर इन्वेस्ट कर। अगर छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। चलिए विषय पर आते एक बार फिर से, जो हमारा आज का विषय वायनाड को लेकर चर्चा चल रही है और गर्मा गर्म बहस हुई, लेकिन मैं एक बार फिर विषय पर लौटता हूं। लेकिन इससे पहले एक अपना आंकड़ा करेक्ट कर दूं। मैं शायद ये कह गया था कि 50% से ज्यादा मुस्लिम वोट, 60% वहां पर मुस्लिम और ईसाई वोट है वायनाड में, और बीजेपी यही आरोप लगा रही है कि वहां पर अपीजमेंट पॉलिटिक्स के चलते 60% जहां वोट हैं, इसलिए वहां पर वायनाड वो जाते हैं। लेकिन मैं जल्दी से प्रेमनाथ जी आ रहा हूं, फिर किशोर जी और मैं बाकी दोनों लोगों के पास, लोकेश जी और शाइना जी के पास आऊंगा। मेरा सवाल सिंपल सा है प्रेम जी, ये एक सीट तो छोड़ी जा सकती थी ना, अगर चलिए मतलब कम से कम गठबंधन के लिए, गठबंधन के नाम पर, और वो फिर कह रहा हूं मैं, राहुल गांधी वहां के सिटिंग सांसद हैं, तो एक सीट तो आप छोड़ सकते थे राहुल गांधी के लिए, अपने नेता के लिए। ऐसा है, राहुल गांधी हमारे नेता नहीं है, वो गठबंधन के नेता हैं, और गठबंधन में कुछ शर्तें होती हैं, और राजनीति में जो लोग भी हैं, जो भी दल हैं, वो स्वतंत्र हैं अपने अपने राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए। हम बार बार कह रहे हैं और अभी भी कह रहे हैं कि हम ये चाहते हैं कि बीजेपी का जो विकल्प है, वो विकल्प नीतियों के आधार पर बने, और नीतियों के लिए अभी बातचीत चल रही है, एजेंडा हो रहा है, अभी कुछ कुछ चीजें पर सहमत बनी है। अभी जिस तरीके से संविधान के ऊपर खतरा हो रहा है, लोकतंत्र के ऊपर खतरा हो रहा है, जिस तरीके से जनता के आम ट्रेड यूनियन राइट्स को खत्म किया जा रहा है, इन सारे सवालों पर हमारी
एक समझ बनी है और इस समझ के तहत हमारे सामने पहला एजेंडा है कि भारतीय जनता पार्टी को सरकार से हटाया जाए। ठीक। और उसके लिए काम किया जाए। और मैं समझता हूं कि ये उचित रहता कि राहुल गांधी वायनाड से चुनाव न लड़ते। वो राष्ट्रीय नेता थे, जहां बीजेपी का गढ़ है। मैंने पिछली बार भी कहा, अभी भी उसको दोहरा रहा हूं। मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, जहां उनकी पार्टी मजबूत है, वहां से लड़ते हुए चुनाव। और प्रेम जी एक बात, प्रेम जी एक सवाल, प्रेम जी उनका तो क्लीन स्वीप है। यहाँ पर प्रेम जी एक सवाल, कांग्रेस के लोग हैं चाहे दूसरे लोग हैं, उनको लड़ने देते हैं अपने हिसाब से। प्रेम जी एक सवाल मेरा तो छोटा आप सुनिए, डिबेट को डाइवर्ट। सवाल ये है कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। मैं उसी पर आ रहा हूं सर, एक मिनट। प्रेम जी मैं उसी पर आ रहा हूं, एक मिनट। प्रेम जी मैं उसी पर आ रहा हूं। मेरा सवाल आपसे वही है, क्योंकि आप बड़े स्पष्ट बात कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई देखिए, आप लोग क्यों, जनता कंफ्यूज हो रही है ना। राहुल गांधी ने ये कहा, जब पर्चा भरा, उन्होंने कहा लोकतंत्र बचाने के लिए वो वायनाड में आए हैं, वो संविधान बचाने के लिए वायनाड में आए हैं। तो संविधान बचाने के लिए एनी राजा भी वहां संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रही हैं। तो सवाल है, और दोनों आपस में भी लड़ रहे हैं। तो संविधान बचाने की लड़ाई एनी राजा लड़ रही है, संविधान बचाने की लड़ाई जो है राहुल गांधी लड़ रहे हैं, लेकिन ये दोनों आपस में भी लड़ रहे हैं। तो जनता को क्या मैसेज जा रहा है? देखिए, जनता समझ रही है। जनता ये जानती है कि लेफ्ट का और कांग्रेस के साथ, आप जानते हैं, नीतियों के सवाल पर बहुत ही मतभेद है। जहां तक आर्थिक नीति का सवाल है और जो दूसरे मुद्दे हैं जिनके ऊपर हमारी समझ उनकी समझ में अंतर है। सेकुलरिज्म का सवाल है, सांप्रदायिकता का सवाल है। हम समझते हैं कि जिस तरीके से आज हमारे देश के सेकुलरिज्म को खत्म किया जा रहा है, और उसको खत्म करने के लिए जो कांग्रेस की नीति रही है, वो भी कुछ हद तक जिम्मेदार रही है। हाँ, तो बस यही तो मैं कह रहा हूं सर। ओके सर, मेरे पास समय कम है सर, मेरे पास समय कम है सर, मेरे पास समय कम है। मैं यही तो कह रहा हूं, राजीव गांधी, एक मिनट सर, प्रेम जी मेरे पास समय कम है। किशोर त्रिपाठी जी, मैं यही तो कह रहा हूं, जनता कंफ्यूज हो रही है। वो कह रहे हैं कि भाई सांप्रदायिकता से लड़ रहे हैं, और सांप्रदायिकता से लड़ रहे हैं तो सांप्रदायिक तो कांग्रेस भी है। और इसलिए आज सीपीएम सीपीआई के नेताओं ने कहा है कि एसडीपीआई से समर्थन ले रहे हैं, इनके परिवार में एक ऐसा एसडीपीआई आ गया। तो सवाल यह कि जनता में इतना कंफ्यूजन क्यों फैला रखा है भाई? किशोर जी जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिएगा, फिर आखिरी कमेंट लोकेश जी और शायना जी से लूंगा। जल्दी से किशोर जी। सर, ये इंडी अलायंस इज ए बंच ऑफ कंफ्यूजन्स। यू नो, इंडी अलायंस इटसेल्फ इज ए बंच ऑफ कंफ्यूजन्स। आपको मालूम है, आम आदमी पार्टी दिल्ली में दोस्ती करते हैं, पंजाब में कुश्ती करते हैं कांग्रेस के साथ। सिमिलरली वेस्ट बंगाल में ये लोग दोस्ती इन लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा है ना क्या करना है। दे आर एक्चुअली बैंकरप्ट विथ आइडियाज, आई फील। आई विल टेल यू, 2019 का स्टैटिस्टिक्स बोल रहा हूं मैं। कांग्रेस का 52 सीट्स है, ऑलमोस्ट 2014 में उनका 44 सीट्स है, उससे 8 सीट्स बढ़ के, बिकॉज कर्टसी स्टालिन, उनको तमिलनाडु में 8 सीट आया, इसलिए 52 में सिमट गया। एंड लेफ्ट 5 सीट्स दे गॉट अक्रॉस इंडिया। सीपीएम इज 3 एंड सीपीआई 2। सो कर्टसी स्टालिन देयर आल्सो 4 सीट्स उनको तमिलनाडु में है, दोनों को। एक सीट उनका केरला में, वेयर दे आर रूलिंग, दे गॉट ओनली 1 एमपी सीट। यूडीएफ को 19 सीट्स आया पिछले इलेक्शन। तो इनका अभी टोटली वेयर मैं तो लीडर का बात भी सुना है। 2004 में इनका सीट्स क्या है जी? नहीं, ठीक है। मेरे पास समय कम है, लेकिन आपने बड़ा अच्छा विश्लेषण किया। साफ तौर पे लग रहा है कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। लोकेश जिंदल। देखिए अशोक जी, ये राजनीतिक विश्लेषक कम भाजपा के, अब आप पर्सनल मत होइए। उन्होंने जो आंकड़े बताए, उन आंकड़ों को चैलेंज कर सकते हैं आप। पहले ये कंफ्यूजन जनता की दूर करें। हाँ, आप कह रहे जनता कंफ्यूज्ड है, मैं तो कहता हूं अभी हमारे, मैं कह रहा हूं जनता, अरे जनता कंफ्यूज नहीं है सर। जनता ने तो पिछली बार अपना फैसला दे दिया था। जनता का कंफ्यूज है, आप जनता को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं सर। जनता और मेरा अंतिम रिमार्क यही है कि आप जनता को कंफ्यूज नहीं कर सकते। शायद इनसे रिस्पॉन्ड कीजिए, आखिरी 30 सेकंड। दर्शकों को कंफ्यूज ना करें। दर्शकों को मैंने कोई कंफ्यूज नहीं किया, लेकिन आप लगातार जलेबी बनाते रहे। मैं समझ रहा हूं आपके लिए आज डिफेंड करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आज आपके सहयोगी आपके ऊपर उंगली उठा रहे हैं। और फिर एसडीपीआई को कैसे डिफेंड करेंगे, मुस्लिम लीग को कैसे डिफेंड करेंगे? शायद इनसे 30 सेकंड आखिरी। अशोक जी, लास्ट में मैं सिर्फ ये कहूंगी कि मैं ओपन चैलेंज देती हूं कि राहुल गांधी देश में कोई भी कोना में लड़े,
उनकी हार निश्चित है। चलिए, केरल में जो अपीजमेंट की राजनीति ये हद तक जाना कि एक टेरर आउटफिट से आप समर्थन लेते हैं और फिर कहते हैं वो भी वोटर हैं तो हम क्या करें, वो वोट देना चाहते हैं, तो कहाँ है आपका मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कहाँ है आपका विजन प्लान और कहाँ है आपकी सोच? आपके नेतृत्व में वायनाड जैसे शब्द का भी इस्तेमाल नहीं किया पार्लियामेंट में। आप क्या? चलिए, ओके, मेरे पास समय इतना ही है। किशोर जी माफी चाहता हूं, समय इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, ये दिल्ली में जो है दोस्ती और केरल में कुश्ती है चलेगी नहीं। आप कंफ्यूज हैं लेकिन जनता कंफ्यूज नहीं है, बता दूं मैं बड़े साहब। जनता को आप इस तरह के टैक्टिक्स से कंफ्यूज भी नहीं कर सकते कि आप वायनाड में राहुल गांधी के खिलाफ लड़े, दिल्ली में कहे राहुल गांधी का हाथ उठाकर जो है कहे हाँ जी हम लोग सब एक हैं। तो जनता देखती है सब, और जनता बहुत समझदार है। जनता को कंफ्यूज करने की कोशिश ना करें। आप कंफ्यूजन में हैं तो ये आपका प्रॉब्लम है। बहरहाल आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, नमस्कार।